जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लास 11th का ये तीसरा चैप्टर है। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाएगी। जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, then the arrangement of elements in different groups result into a table which is called as the periodic table. तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उनको एक प्रकार से हम एक साथ रखते हैं। उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक साथ रखते हैं, और उनको एक साथ रखते हुए जो हम अरेंजमेंट डेवलप करते हैं उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इज नथिंग, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर। अब क्वेश्चन यहां पर ये, व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं, 1800 में लगभग ओनली 31 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, और 1865 में ये जो नंबर था 31 से बढ़कर हो गया 63। आज के समय में इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन, आज के समय में 118 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नोन है। 118 एलिमेंट्स आपके नोन है इस समय। तो और अभी भी efforts are still continuing to synthesize the new elements। अभी भी नए एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो आपके एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सभी एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहें, it is very very tough, it is very very difficult to study each and every element as well as its compound individually। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिंपल, they felt the need of some simple method to systemize the study of properties of different elements and compounds। They were looking for the simple method by which the different elements can be systematized and the properties of the elements can be easily studied। तो this was the need of classification, क्योंकि हर एलिमेंट के बारे में, उनकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर पाना इट वाज नॉट इजी। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट में जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट मैनर्स में, तो लास्ट में एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक टेबल के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, और उस एलिमेंट, उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जा सके। सो दिस वाज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये, जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से मतलब क्या है? जेनेसिस का मतलब होता है हिस्ट्री। व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन? तो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था इट वाज गिवन बाय डोबर्नियर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स एक साइंटिस्ट थे 1829 में 1829 में देयर वर अ जर्मन केमिस्ट। एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। केमिस्ट का मतलब होता है, केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको केमिस्ट कहा जाता है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोहन डोबर्नियर। डोबर्नियर Dobernier, Johann Dobernier, he was the scientist, he gave
फर्स्ट लॉ टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। उन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायड। तो या तो उस ट्रायड में पाए जाने वाले जो भी तीन एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक मासेस सेम होता है, या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है। इस बात को मैं समझाऊंगा बाय टेकिंग एन एग्जांपल। इसमें ट्रायड लिया गया जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.85, कोबाल्ट का होता है 58.93 और निकेल का होता है 58.71। तो इन तीनों का अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक वेट है वो इक्वल है। तो ये लो यही कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज करें, ट्रायड्स का मतलब द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तो जो भी आपके एलिमेंट्स एक ट्रायड में पाए जाएंगे उन सभी का या तो एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, या मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है। जैसे अगर मैं पहले एलिमेंट, इस ट्रायड में तीन एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का 39 है। अगर आप इन दोनों का एवरेज लें तो क्या हो जाएगा 7 + 39/2, इट कम्स टू बी 23 सेड टू बी द एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127। तो इन दोनों फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 35.5 + 127/2, इट कम्स टू बी 81.25 विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू दैट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। दिस इज सेड टू बी द डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसी को हम लोग डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिमिटेशन की बात करता हूं तो इसका जो लिमिटेशन है कि इसका क्या ड्रॉबैक था, इस लॉ का, डॉबर्नियर के लॉ का ड्रॉबैक ये था कि दिस लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली। कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ये जो आपका लॉ था वो एप्लीकेबल था। दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है, आप यहां पर देख रहे हैं, इट इज टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स, और इट इज कॉल्ड एज डिकानकॉर्टियस क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग डिकानकॉर्टियस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड ए.ई.बी. डिकॉनकॉर्टियस। ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। इन्होंने 1862 में इस स्पेसिफिक लॉ को दिया विच इज कॉल्ड एज टेल्यूरिक स्क्रू, और इट इज कॉल्ड एज टेल्यूरिक हेलिक्स, और इट इज कॉल्ड एज डिकॉनकॉर्टियस क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड थे उन सभी एलिमेंट्स को एक सिलेंडर के, ये सिलेंडर माना, ये सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर पर हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाइक दिस एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। क्या पता है, इस क्लासिफिकेशन में जो उस समय एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को इस हेलिक्स के ऊपर अटैच किया गया इन द इंक्रीजिंग, इस हेलिक्स के ऊपर अटैच किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जैसे एक एलिमेंट सपोज यहां पाया गया, एक एलिमेंट यहां पाया गया, एक एलिमेंट आपका यहां पाया गया, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है, तो आपने देखा वर्टिकली वो एलिमेंट्स जो वर्टिकली सेम पोजीशंस पर पाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ऐसे एक एलिमेंट सपोज यहां पर पाया गया, एक एलिमेंट यहां पर पाया गया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी। एक एलिमेंट यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो वर्टिकली ये सिमिलर पोजीशन पर पाए जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पर एक स्पेसिफिक सिलेंड्रिकल हेलिक्स पर, तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो एलिमेंट्स सेम वर्टिकल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर हेलिक्स में। दिस इज कॉल्ड एज टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स और डिकॉनकॉर्टियस क्लासिफिकेशन। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक था वो ये था
कि इस क्लासिफिकेशन को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला. This classification was failed to receive much attention. So this was the drawback of this specific law called telluric screw or helix.